तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम सिटीजनशिप जो है वो पूरा कर चुके हैं और आज हम पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये स्टार्ट करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स को जो बोलते हैं हिंदी में, वो बोलते हैं मूलभूत अधिकार। मूल अधिकार भी बोलते हैं, मूलभूत अधिकार भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो फंडामेंटल राइट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार होते क्या हैं, क्यों दिए गए हैं और इनका महत्व क्या है। तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं उसका बैकग्राउंड देना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर बैकग्राउंड समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि क्यों भाई दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है, तो उन सारे कामों को छोड़ के क्यों मैं ये फंडामेंटल राइट पढ़ूं और मुझे ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये आए ही क्यों है दुनिया में, ये फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में दिए ही क्यों गए हैं, क्या कारण है। अगर वो कारण समझ में आ जाएगा तो तुम्हें इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, और अगर इनकी इंपॉर्टेंस एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद में तुम्हें समझने में आसानी होगी इनको, और पढ़ने में आसानी होगी, इनमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भाई क्यों, वाई फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों शामिल किए गए, इनके पीछे क्या कारण रहा। अच्छा जी, ये कुछ इंट्रोडक्शन आ रहा है, गॉट इट, ठीक है। क्या कारण रहा कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शामिल किया। तो देखो, ये सबको पता है कि जब हम आज़ाद हुए उससे पहले अंग्रेजों का राज था हमारे देश पे। अंग्रेज हमारे देश पे राज किया करते थे, और अंग्रेजों का एक सिस्टम था कि वो गोरे लोगों को जो वाइट पीपल होते थे उनको हमारे से, यानी हमको वो ब्लैक बोलते थे, हमसे अच्छे अपने आप को वो मानते थे। तो अधिकार जो होते हैं, यानी कि किसी रोड पे से निकलने का अधिकार है ना, कोई स्पेशल रोड है उस पे से निकलने का अधिकार, किसी होटल में खाना खाने का अधिकार, ठीक है, कहीं पे जाने का अधिकार, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का अधिकार, ये भी हमको नहीं थे भैया। हम काले लोगों को, यानी भारत वालों को, कितनी भी आज फेयर एंड लवली लगा लो, फर्क उससे कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेज हमें काले ही मानते थे। तो काले लोगों को, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह पे आपने पुरानी मूवीज अगर देखी होगी तो उनमें लिखा हुआ रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि भारतीय लोग और कुत्ते इस जगह में अलाउ नहीं है। इतनी बुरी बेइज्जती हमें की जाती थी, यानी हमें कोई अधिकार नहीं था, हम इंसान ही नहीं थे, उनकी नज़रों में इंसान ही नहीं थे। हमें ना ही तो बोलने का अधिकार था। बोलने का अधिकार मतलब कि अंग्रेज कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भारत का कोई आदमी बोल भी नहीं सकता। ना ही हमें हर कहीं जाने का अधिकार था, मतलब किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी सिनेमा हॉल में ये चीज़ें लिखी रहती कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अंग्रेज अगर कोई क्राइम करता, यानी गोरा लोग, ब्रिटेन का कोई अंग्रेज कोई क्राइम करता और वही सेम क्राइम इंडियन करता तो इंडियन को ज़्यादा सजा दी जाती, अंग्रेज को सजा कम दी जाती, यानी कानून भी अलग अलग था दोनों के लिए। तो मतलब हर चीज़ में भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ हमने बहुत साल तक देखी, और जब ये चीज़ हमने देखी और संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाया तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि भाई अंग्रेजों की जो सरकार थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश हुआ करती थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश हुआ करती थी तो क्योंकि उसके पास सारे पावर थे तो उन्होंने पावर का मिसयूज किया। क्या किया? मिसयूज किया। और मिसयूज करके जो इंडियन पीपल है, ठीक है, भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, उन पे किया उन्होंने अत्याचार, ठीक है, उनके साथ किया डिस्क्रिमिनेशन बोलते भेदभाव, उनका किया एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं शोषण को, ठीक है, और उनके साथ जो है नो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून में भी उनको कोई समानता नहीं दी गई। अगर भारत का आदमी कोई क्राइम करे और सेम क्राइम अंग्रेज करे तो अंग्रेज को कम सजा दी जाएगी, भारत वाले को ज्यादा सजा दी जाएगी। ऐसा अंग्रेज हमारे साथ करते थे और ये हमने देखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि भाई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर थी तो उसने पावर का मिसयूज किया, और अभी हम जो है अपनी भारत की एक गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। अब जो सरकार आएगी वो उसमें भारत के लोग चुन के आएंगे, और उनके पास भी भाई एक चीज होगी, पावर। और पावर की एक भाई खास बात होती है, पावर का मतलब होता है शक्ति। शक्ति की एक बात होती है कि पावर करप्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास भी शक्ति होगी उसका दिमाग खराब होगा ही होगा। ऐसा अधिकतर केस में होता है। जिसके पास भी पावर आएगी वो अपने आप को तोप समझने लग जाएगा, और जिसके पास भी पावर आएगी उसका क्या बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट बोलते हैं ना हमारे,
बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। और वो पावर के नशे में बाकी लोग जिनके पास पावर नहीं है, बाकी रिमेनिंग जो पीपल है जिनके पास पावर नहीं है, उन पे क्या करेगा? अत्याचार करेगा। ठीक है, ओके, एक्सप्लॉइट करेगा उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा। तो हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि ये जो चीजें अंग्रेज करते थे वो भारत के लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर उनके पास आएगी तो वो करप्ट हो सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उनको करने से रोकें। पावर में जो लोग बैठे हैं उनको भारत की जनता, जो इंडियन, जो क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनका वो फिर से शोषण नहीं कर सके जैसे कि अंग्रेज करते थे। तो इसके लिए हम क्या करें? क्या करें? तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिनके पास पावर है उन पे एक लगाम लगानी पड़ेगी। लगाम, लगाम का मतलब लिमिटेशन लगानी पड़ेगी कुछ, कि अगर वो पावर का दुरुपयोग करने लगे, अगर वो पावर का मिसयूज करने लगे, तो कोई उनको रोके, कोई उनको रोके, और जनता का शोषण करने से उनको रोके, जनता का एक्सप्लॉइटेशन करने से उनको रोके। लेकिन कौन रोकेगा? तो उन्होंने बोला कि भाई यही रोकेगा जो हम बना रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, हम उसी में कोई ऐसे प्रोविजन बनाएंगे, ऐसे प्रावधान बनाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे कोई प्रावधान बनाएंगे जो भारत के लोगों को, भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, इनको ऐसे अधिकार देगा, इनको ऐसे अधिकार देगा, राइट्स देगा, अधिकार देगा, जिससे कि जो पावर में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, पीपल इन पावर लिख दूं, पीपल इन पावर, यानी जो शक्ति है, जिन लोगों के पास पावर है, शक्तिशाली जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट बना के आ जाएंगे और मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बन जाएंगे, तो इन भारत के कॉमन लोगों को, यानी जिनके पास पावर नहीं है, उन लोगों को संविधान कुछ ऐसे अधिकार अगर दे दे कि जिन लोगों के पास पावर है वो इनका शोषण ना कर पाए, इनका मिसयूज ना कर पाए, इनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए, इनके साथ भेदभाव ना कर पाए, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए, ऐसे अगर हम इनको अधिकार दे देते संविधान में लिख के ही, तो क्योंकि संविधान जो है वो क्या है? लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब होता है कि किसी देश का सबसे बड़ा कानून, तो सबसे बड़ा कानून भारत का कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही भारत की सामान्य जनता को कॉन्स्टिट्यूशन में ही सामान्य जनता को क्या बोलते हैं? कॉमन मैन। अगर सामान्य जनता को हम भारत के संविधान में ही कुछ ऐसे अधिकार दे देंगे जिनको छीन नहीं सकता कौन? जो आदमी पावर में, यानी कि जो सरकार में है, तो फिर हम पावर के मिसयूज को रोक सकेंगे और भारत की जनता का फिर से वैसा शोषण यानी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा जो अंग्रेज किया करते थे। यानी कहीं घुसने नहीं देते, कुछ बोलने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, कानून अलग अलग है, अंग्रेजों के लिए अलग है, भारत वालों के लिए अलग है। तो ऐसा शोषण दोबारा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखा हमारे संविधान बनाने वालों ने, और इसीलिए उन्होंने हमको दिए फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत, मूल अधिकारी बोलते हैं, मूल अधिकार। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको दिए, पूरे भारत की जनता को। ये भारत के हर एक सिटीजन को मिलते हैं, भारत के हर एक नागरिक को मिलते हैं। अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, जो मैंने सारी कहानी बनाई, इससे एक और चीज निकल के आती है कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी मूल अधिकार है, ये भारत के कॉमन मैन को दिए हुए हैं। ठीक है, कॉमन मैन, पीपल ऑफ इंडिया, इनको ये राइट्स दिए हुए हैं। किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध दिए हुए हैं? अगेंस्ट, विरुद्ध। किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट। यानी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकेगी जो भारत के इन कॉमन मैन से, इन आम लोगों से इनके अधिकार छीन सके। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट दिए हैं कि ना ही तो पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना सकेगी, ना ही गवर्नमेंट को ऐसा काम कर सकेगी। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को मिला के बोलते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया भारत की सरकार। तो स्टेट को ऐसा काम नहीं कर सकेगी जिससे कि कॉमन मैन का शोषण हो, इसलिए हम उनको ये अधिकार दे रहे हैं ताकि ये बात श्योर हो जाए। संविधान में अगर कोई हम चीज लिख देंगे तो उसको बदला भी नहीं जा सकता और संविधान के खिलाफ कोई काम किया भी नहीं जा सकता। तो जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने उसी दिन, जिस दिन वो संविधान बना रहे थे, ये श्योर किया कि फिर से भारत की जनता के साथ में वो शोषण ना हो,
वो अत्याचार ना हो, वो सारे काम ना हो जो अंग्रेज हमारे साथ किया करते थे। तो इसीलिए उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट, ये बात ध्यान देना, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं हर एक जो कहानी में सुना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो थीम डालेगी उससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो स्टेट के विरुद्ध दिए हुए भाई ये फंडामेंटल राइट किसको दिए हुए? कॉमन मैन, भारत की पॉपुलेशन, भारत के लोगों को, स्टेट के विरुद्ध, ताकि स्टेट उनका शोषण ना कर सके, स्टेट उनसे उनके अधिकार ना छीन सके, और वो भारत के लोग, उनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल सके। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है राजनीतिक लोकतंत्र, क्योंकि ये सारे लोग जो इनके खिलाफ काम कर सकते हैं, भारत के लोगों के खिलाफ, ये सारे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, इनमें सब वो राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं। और अगर वो पावरफुल लोगों के पास पावर एकत्रित हो गई, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया, और भारत के कॉमन मैन को इनके खिलाफ कोई अधिकार नहीं हुए, भारत के कॉमन मैन को कोई अधिकार नहीं दिए गए, तो क्या कॉमन मैन को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल पाएगी? क्या कॉमन मैन को राजनीतिक लोकतंत्र मिल पाएगा? लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनता की सुनी जाए। लेकिन अगर ये राजनेताओं को पावरफुल बना दिया गया तो राजनीतिक लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। इसीलिए उनको दिए गए फंडामेंटल राइट, तो वो फंडामेंटल राइट उनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दिलाते हैं, वो फंडामेंटल राइट उनको स्टेट के अगेंस्ट दिए गए ताकि वो स्टेट की टायरनी, स्टेट की डिक्टेटरशिप से उनको बचा सके। ये सारी की सारी मैंने बैकग्राउंड क्लियर किया अभी फंडामेंटल राइट के बारे में, और ये बैकग्राउंड दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो इसको 2, 3, 4 बार, जितनी बार सुन सको सुनना, क्योंकि इससे सारे के सारे राइट अब समझ में आ जाएंगे। तो चलो अब हम चलते हैं लक्ष्मीकांत में और लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ हम बाकी देख चुके हैं। चलिए, ओके। तो ये है हमारी फंडामेंटल राइट्स, ये चैप्टर नंबर 7 है और हम करते हैं इसकी शुरुआत। द फंडामेंटल राइट्स आर इंस्टेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, Bill of Rights. तो देखिए ये फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं। पिछले पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल दिए थे 1, 2, 3, 4, और इन आर्टिकल्स में भारत की जमीन क्या होगी, भारत कितना होगा, कितना फैला हुआ रहेगा, भारत के जमीन के बारे में बताया गया। उसके बाद पार्ट 2 आया था जो अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें था सिटीजनशिप, और इसमें थे आर्टिकल 5 से लेके 11। सिटीजनशिप की पूरी प्रोसेस दी हुई थी कि जो है 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक, अप टू 26 जनवरी 1950 तक, who will be citizen of India, and after that who will be citizen of India, how the citizenship will be acquired, and how the state can terminate citizenship of any person, कैसे लोगों को नागरिकता मिलेगी या फिर किसी की नागरिकता कैसे निरस्त की जा सकती है, उन सब के बारे में हमने सिटीजनशिप में पढ़ा। और आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो डील करते हैं उसको, वो 5 to 11 थे। अब हम क्योंकि 1 पार्ट पढ़ चुके, 2 पार्ट पढ़ चुके, अब पार्ट आ रहा है 3। तो आपने एक और चीज देखी होगी कि जैसे कोई टॉपिक बदलता है, जैसे कोई इश्यू बदलता है तो पार्ट भी बदल जाता है। इश्यू था कि भारत की जमीन कितनी होगी तो पार्ट 1 था। फिर इश्यू आया कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी तो पार्ट 2 था। अभी इश्यू आया कि फंडामेंटल राइट यानी भारत के लोगों के अधिकार क्या होंगे, तो पार्ट 3 हो गया। और आर्टिकल होने वाले हैं इसमें 12 to 35, ये हम पढ़ने वाले हैं। और जो फंडामेंटल राइट हमारे देश के हैं वो फंडामेंटल राइट यूएसए से इंस्पायर्ड है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। हमने कहा कि कॉपी पेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे, तो हमने एक और चीज कॉपी की, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कॉपी करने के साथ में हमने उनमें सुधार भी किए हैं, तो हमने नकल में भी अकल लगाई है, एकदम अंधे होकर कॉपी नहीं की है। तो यूएसए में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहां के लोगों में भी बहुत ज्यादा ये जो हम में होता था कि अंग्रेज अपने आप को ऊंचा समझते थे और हम भारतीय लोगों को नीचा समझते थे। यूएसए में भी जनता ने ये भेदभाव देखा है, तो वहां पे भी लोगों को बिल ऑफ राइट में राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और हमें वो अच्छे लगे तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाल लिया। तो कोई पूछता है अगर एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो ये कंसेप्ट लिया गया यूएसए से, और यूएसए के बिल ऑफ राइट से ये कंसेप्ट उठाया है। अब देखो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये बोल रहे कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है फंडामेंटल राइट जिसमें दिए गए हैं उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा जो है ये एक डॉक्यूमेंट था जो कि इंग्लैंड में इश्यू किया गया था कुछ सन 1200 में, 1200 के आसपास में, कन्फर्म मुझे याद नहीं है लेकिन उसके आसपास ही था। इसमें फर्स्ट टाइम जो है इंडियन पीपल के जो है अधिकारों के बारे में बात की गई थी ब्रिटेन के किंग के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे भी राजशाही चलती थी, वहाँ पे भी लोगों को अधिकार इतने नहीं मिलते थे, तो अधिकारों की फर्स्ट टाइम बात की गई थी मैग्ना कार्टा में। और क्योंकि भारत के लोगों के अधिकारों की बात की गई पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में, तो इसको भी हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? ओके। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कंप्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स। तो हर एक चीज इस बुक में जो है
तुम पढ़ोगे, अगर फर्स्ट टाइम खुद पढ़ रहे हो, then you will read each and everything, but you will not understand the things which are important. Here I will tell you what is important and what is not. जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड है जस्टिसिएबल, तो इस जस्टिसिएबल वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि जो फंडामेंटल राइट होंगे, अगर किसी भारत के सिटीजन के या उस व्यक्ति के जिसको ये फंडामेंटल राइट मिले हैं, स्टेट अगर उन राइट्स को देने से मना करता है, तो वो जाके कोर्ट में ये राइट कोर्ट को बोल सकता है कि मुझे दिलाओ। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि वो स्टेट के विरुद्ध इस मामले में कोर्ट में जा सकता है, और वो भी हम देखेंगे कोर्ट में कौन से कोर्ट में जा सकता है और कैसे जा सकता है। तो जस्टिसिएबल इसको बोलते हैं। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world, including USA. तो वो ये बोल रहा है कि हमने उठाए तो यूएसए से थे, लेकिन हमारे देश के संविधान में वो और भी ज्यादा विस्तृत करके हमने शामिल किए हैं। किसी भी देश के संविधान में इतने विस्तृत फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को नहीं दिए गए हैं, लोगों को नहीं दिए गए हैं, जितने कि हमने अपने संविधान में दिए हैं। The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, and the larger public interest and the unity of the nation. तो ये बोल रहे कि साहब फंडामेंटल राइट सभी लोगों को दिए गए, भारत के सभी लोगों को दिए गए हैं, किसी भी भेदभाव के बिना। फंडामेंटल राइट का मतलब यही था, उनके पीछे का उद्देश्य यही था कि जो भेदभाव भारत के लोग सहन करते आ रहे हैं, अब वो भेदभाव खत्म हो जाए, तो इसीलिए दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। वो सभी लोगों में इक्विलिटी यानी कि समानता लाते हैं, यानी सबको बराबर अधिकार है भाई, अब कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये भी बढ़ाते हैं। वो डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, जो नहीं होता आत्मसम्मान नहीं बोलते का, तो क्योंकि सबको राइट मिलेंगे, सब बराबर होंगे, तो व्यक्ति का आत्मसम्मान अपने आप बढ़ेगा, डिग्निटी अपने आप बढ़ेगी। एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, भारत की अखंडता को, यूनिटी अखंडता को, एकता को भी ये बढ़ाते हैं फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये सभी लोगों को समान मानते हैं और सभी में भाईचारा पैदा करते हैं। ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये भी मैंने जो मैं बैकग्राउंड समझा रहा था उसमें मैंने समझा दिया कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। क्या लिखा हुआ ये कि भाई ये जो हमारे पावर में लोग हैं, जो राजनेता है, उनके ऑथोरिटेरियन यानी कि उनके तानाशाही भरे व्यवहार को रोकते हैं कि वो तानाशाह नहीं बन जाए, वो अपने मन की ना चलाने लग जाए, वो लोगों को कुचलने नहीं लग जाए, वो पावर के नशे में चूर ना हो जाए। तो फंडामेंटल राइट उन पर रोक लगाते हैं और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय स्टेट। लोगों की, भारत के कॉमन जनता की, जो पावर में नहीं है, वो आदमी जिसने वोट दिया है लेकिन जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है, उस आदमी की फ्रीडम यानी कि उस आदमी की आजादी, उस आदमी की फ्रीडम और लिबर्टी, आजादी और स्वतंत्रता को बचा के रखते हैं फंडामेंटल राइट। यानी स्टेट जो सरकार है वो उसकी आजादी को, उसकी फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने उसको दिया है। और अगर स्टेट में जो पावर में लोग बैठे वो छीनने की कोशिश करेंगे तो वो कोर्ट में जाके अपने अधिकार ले सकता है और कोर्ट उसको दिलवाएगा। ये लिखा हुआ इस पैराग्राफ में। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज बाय द लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट भाई जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, मैंने बताया दो होते हैं, हमेशा मैंने कितनी बार बता चुका हूं इस चीज को कि दो जो है विंग्स होते हैं सरकार के, एक तो होता है एग्जीक्यूटिव विंग और एक होता है लेजिस्लेटिव विंग। एग्जीक्यूटिव विंग में हमारे भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर। और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव विंग में जो आते हैं वो आती है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाती है लॉज और एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये एग्जीक्यूटिव के जो है एक्शन पे भी रोक लगाते हैं फंडामेंटल राइट, और लेजिस्लेचर के एक्शन पे भी रोक लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ये बोल रहे हैं कि दे ऑपरेट एज ए लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मनमाने ढंग से लोगों को दबाना स्टार्ट नहीं कर दे तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं। और आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर जिसको कानून बनाने का हमने एक दायित्व दिया है, वो अपने हिसाब से हर कुछ कानून ना बनाने लग जाए, वो घटिया कानून नहीं बनाने लग जाए, वो ऐसे कानून नहीं बनाने लग जाए जो भारत के लोगों की स्वतंत्रता को छीने, वो ऐसे कानून नहीं बनाने लग जाए जो भारत के लोगों की आजादी को छीने, वो ऐसे कानून नहीं बनाने लग जाए जो भारत के लोगों के बीच में असमान व्यवहार बढ़ाए, वो ऐसे कानून नहीं बनाने लग जाए जो किसी एक ऊंचे आदमी को, एक पैसे वाले आदमी को तो ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे और एक गरीब आदमी को, एक बिना पैसे वाले आदमी को जिसके पास कुछ नहीं है उसको बुरा ट्रीटमेंट दे। वो ऐसे कानून नहीं बनाए कि गरीब आदमी को ज्यादा सजा दी जाए, अमीर आदमी आराम से छूट जाए। वो ऐसे कानून नहीं बनाए कि एक अमीर आदमी अपने पोर्शे गाड़ी में अगर किन्हीं दो लोगों को कुचल के चला जाए तो उसको दूसरे दिन जमानत मिल जाए, उसको थाने में पिज्जा खिलाया जाए। वो ऐसे कानून नहीं बनाए। इसके लिए
संविधान ने फंडामेंटल राइट हमको दिए हैं। इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एक चीज जो है, इसका एक एक शब्द जो है इस किताब का चुन चुन के लिखा गया है। तो फंडामेंटल राइट ये बात को इंश्योर करते हैं, इस बात को वो पक्का करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के हिसाब से चले, ना कि किसी एक आदमी के हिसाब से। हमने तुमको चुन के अगर किसी पोस्ट पे बिठा दिया, हमने तुमको एमएलए बना दिया, हमने तुमको एमपी बना दिया, हमने तुमको प्रधानमंत्री बना दिया, हमने तुमको मिनिस्टर बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सरकार चलाओगे, तुम कानून के हिसाब से चलोगे और कानून संविधान के हिसाब से चलेगा। और संविधान जो है वो भारत के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा हमेशा करेगा। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of the land. तो फंडामेंटल राइट को इसीलिए फंडामेंटल राइट बोलते हैं क्योंकि उनको गारंटी यानी उनकी गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित भी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आम नागरिक को बोला कि भाई हम तुमको ये फंडामेंटल राइट देंगे और अगर कोई तुमसे ये छीनने की कोशिश करेगा तो हम उनकी रक्षा भी करेंगे। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है, यानी सबसे बड़ा कानून जो है देश का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए उन राइट्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार बोलते हैं। They are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development, material, intellectual, moral and spiritual development of the individual. भारत के किसी भी व्यक्ति के मेटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी आदमी को समानता ही नहीं होगी देश में, किसी आदमी को बोलने का अधिकार ही नहीं होगा, किसी आदमी को यह अधिकार नहीं होगा कि वो जो भी व्यापार करना चाहे वो कर सकता है, किसी आदमी को अगर ये अधिकार नहीं होगा कि उसको गवर्नमेंट जॉब अगर सबको मिलती है तो उसको भी मिलेगी, किसी आदमी को अगर भारत की जनता में इक्वल अधिकार होंगे ही नहीं, तो क्या वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? क्या वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी को भी हम चाहते हैं कि वो डेवलप हो, वो विकास करे, अपने जीवन में प्रगति करे, तो उसको हमें अधिकार देने होंगे, हमें उसको सबके समान रखना होगा। सभी लोगों को एक लाइन पे खड़ा करके अगर हम दौड़ाते हैं तो आगे वो पहुंचेगा जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें टैलेंट होगा। लेकिन अगर हमने सभी लोगों को एक लाइन पर खड़ा करके दौड़ाया ही नहीं, हमने किसी को आगे रखा किसी को पीछे रखा, तो क्या यहाँ पे टैलेंट की कोई कदर की जाएगी? अगर पक्षपात हम करेंगे तो हम मेरिट की कदर करेंगे? क्या हम मेरिट की कदर करेंगे अगर हम लोगों से पक्षपात करेंगे? तो नहीं। और अगर हम मेरिट की यानी टैलेंट की कदर नहीं करेंगे तो किसी को अगर जीवन में आगे बढ़ना हो, क्या वो बढ़ पाएगा? क्या उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बड़े एसेंशियल है। अब कितने टाइप के फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। मूल रूप से जब संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट हमको दिए गए थे। कौन से दिए गए थे? एक तो दिए गए थे राइट टू इक्वलिटी, ये कैटेगरी है यानी कि समानता का अधिकार, इसको हिंदी में बोलते हैं समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, इसमें आर्टिकल 14 to 18 आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल इसमें आते हैं राइट टू इक्वलिटी में यानी कि समता के अधिकार में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, सारे हम पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से अधिकार आते हैं? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने आर्टिकल दिए हुए इसमें? 2 आर्टिकल। और फिर है राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक, मैं लिख दूं सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार। आर्टिकल 29 to 30 2 राइट्स इसमें दिए हुए हैं। और उसके बाद में राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार। इस राइट को हटा दिया गया था बाद में, अभी आज की डेट में ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट आज की डेट में नहीं है, ठीक है, अधिकार एक राइट इसमें दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 लास्ट में जो आर्टिकल दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपको ऊपर वाले फंडामेंटल राइट कोई नहीं लेने दे रहा, आपके ये छीन रहा है, ये अधिकार छीन रहा है कोई, तो आपको कहाँ से उसका उपचार मिलेगा, कहाँ से आप उस समस्या का समाधान करा पाओगे? तो उसके लिए भी आपको अधिकार दिया गया है जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
इनको एक बार देख लो ऊपर ऊपर से और समझ लो कि कितने अधिकार कौन से में दिए हुए हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी में 5 अधिकार दिए गए, 5। राइट टू फ्रीडम में 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 2 फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमको 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हमको 2 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी में जो कि पहले एक दिया गया था, हटा दिया गया उसके बाद में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये एक बार ऊपर ऊपर से देख लो और हम सारे अधिकार फिर पढ़ेंगे एक एक करके आराम से। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. तो भैया एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट भारत के लोगों को दिए गए थे। लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी नाम का जो फंडामेंटल राइट हमको दिया हुआ था, यानी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था। वो आर्टिकल 31 में जो फंडामेंटल राइट आता था, जो कि मूल संविधान ने हमको दिया था, वो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमारे से ले लिया गया। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि 7 मूल अधिकार पहले हुआ करते थे जब हमारा संविधान बना, लेकिन फिर एक को हटा दिया गया, तो आज की डेट में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। दूसरी एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक अधिकार को हटा दिया गया, इसका मतलब फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके, यानी संविधान में बदलाव करके फंडामेंटल राइट्स हटाए जा सकते हैं। तो क्या भारत के लोगों से सभी फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं इस तरीके से? क्योंकि एक हटाया तो क्या बाकियों को भी छीना जा सकता है? तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये क्लास सबसे, मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई क्लास है फंडामेंटल राइट में, तो ये क्लास है। इसी क्लास में सारी फील समझ में आएगी फंडामेंटल राइट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या महत्व है, और ये भारत के हर नागरिक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। हाउ दे इफेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर रियली नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन, और वही हम उसके सारे महत्व को देख रहे हैं। और फिर हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट भी पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कुछ विशेषता बताई गई है, जिनको पढ़ के हमें और समझ में आएगा कि इनका क्या महत्व है, क्या विशेषता है, हम इनको क्यों पढ़ना चाहिए। Some of them are available only to the citizens, while others are available to all person, whether citizens, foreigners or legal person like corporation or companies. तो ये क्या बोल रहा है? पहली बात तो इसने ये बोली कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल भारत के सिटीजन यानी भारत के नागरिकों को अवेलेबल है। जब हम इससे जस्ट पहले का चैप्टर पढ़ रहे थे, सिटीजनशिप, नागरिकता, तो उसमें भी हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को यानी कि भारत के सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो सिटीजन्स के लिए वो फायदा है कि उन सारे फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ भारत के सिटीजन ही इंजॉय करते हैं, विदेशियों को वो नहीं मिलते। उसके अलावा कुछ ऐसे राइट्स भी है जो ना सिर्फ व्यक्तियों को यानी पर्सन्स को बल्कि लीगल पर्सन्स को भी अवेलेबल है। लीगल पर्सन क्या होता है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो, एक तो होता है इंडिविजुअल। 2 चीजें होती है। देखो, पर्सन में क्या क्या शामिल होता है। पर्सन को तो हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति। अगर आप इस व्यक्ति को ये समझते हो, व्यक्ति का मतलब मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसके नाक होता है, कान होता है, आंख होती है, मुंह होता है, या आपके जैसा एक व्यक्ति, या फिर फीमेल या फिर मेल, अगर इसमें सिर्फ वो शामिल है तो आप बड़े गलत हो। क्योंकि हम जैसे जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी एक आंख होती है, कान होता है, मुंह होता है, दांत होते हैं, नाक होती है, सूंघते हैं, सब कुछ करते हैं, जिनको बोलते हैं इंसान, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल्स। तो व्यक्ति में इंडिविजुअल्स तो बिल्कुल शामिल होता ही होता है। ओके, लाइट चली गई है, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ओके, आ गई फिर से। हाँ, लाइट का बड़ा समस्या चल रही है भाई, पूरे दिन से लाइट नहीं आई थी। अभी मैं रात को लेट क्लास बना रहा हूँ और फिर से गई, फिर से आई है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तो व्यक्ति की बात कर रहे थे हम, पर्सन्स की बात कर रहे थे कि एक तो उसमें इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? कि जो हम जैसा इंसान होता है ना। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा तो नहीं है, वो चांद सा रोशन चेहरा भी नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं। तो इंसान जो आते हैं वो इंडिविजुअल्स में आते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसमें एक और चीज इंक्लूड होती है, वो होते हैं लीगल पर्सन। फिर से लाइट चली गई है, ये बड़ी समस्या हो रही है आज।
तो मैं मेरी एक बार ये बंद कर देता हूँ, जब तक लाइट नहीं आती मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया लीगल पर्सन। लीगल पर्सन जो है लीगल पर्सन में वो चीजें भी आ जाती है जिनको किसी कानून से बनाया जाता है, जैसे कि एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म। कंपनी पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं ये किसी ना किसी कानून में इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर इनको एक अलग पर्सन माना जाता है। जैसे एक तो ये पर्सन है, जैसे मैं हूं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात की, इंडिविजुअल तो जीता जागता इंसान होता है, उसको बोलते हैं। ये जीता जागता इंसान है, हंसता खेलता, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो है ये इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। लेकिन एक कंपनी जो है जिसको किसी कानून में रजिस्टर किया जाता है, एक पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप जिसमें LLP भी आती है, ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं लीगल पर्सन। एक HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, एक ट्रस्ट जो है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये सारे लीगल पर्सन होते हैं। ये एक जीवित व्यक्ति नहीं होते, लेकिन कानून की नजरों में इनको एक व्यक्ति माना जाता है और उसी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे एक जीवित व्यक्ति पे कोर्ट में केस किया जा सकता है, वैसे इन इन चीजों पे भी केस किया जा सकता है। जैसे एक जीवित व्यक्ति को कोई उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है, तो उनके साथ भी जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। तो इनको कानून की नजरों में एक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि ये असली व्यक्ति नहीं होते, सिर्फ कानून इनको एक व्यक्ति मानता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं लीगल पर्सन। लाइट आ चुकी है। तो ये लीगल पर्सन इनको बोला जाता है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट हैं वो तो भारत के सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट लीगल पर्सन को भी मिलते हैं। और लीगल पर्सन क्या होती है मैं समझा चुका हूं। दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। तो ये बोल रहे कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड में क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट तो ऐसी चीज हो गई, जैसे कई आपने नहीं देखे क्या, कई घरों में बच्चे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, ठीक है, और एब्सोल्यूट और दूसरा जो वर्ड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, क्वालिफाइड, ठीक है। कई घरों में बिगड़े हुए बच्चे होते हैं कि भाई अगर वो बच्चा रात को 2 बजे भी उठ के घर वालों को बोलता है 2 AM इन द मॉर्निंग कि मेरे को तो भैया चॉकलेट खाने का है, और वो भी कौन सी खाने का है, कैडबेरी सिल्क वाली चॉकलेट खाने का है, तो भाई फिर उस घर में तूफान आ जाएगा। फिर तो भैया 2 बजे उठ के भी चाहे किसी दुकान को खुलाना पड़ो, कैडबेरी सिल्क नाम की चॉकलेट उसका बाप लेके आएगा और वो बच्चा खाएगा भैया 2 बजे, क्योंकि वो जो बोल दिया वो एब्सोल्यूट है। भाई इतना बिगड़ा हुआ है कि फिर तो भाई उसने जो भी कहा है वो करना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट का मतलब कोई भाई इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, जो करना है वो तो करना ही है, नहीं रोक सकते हो, नहीं बदल सकते हो, नहीं और कुछ कर सकते हो। एब्सोल्यूट है भाई, करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि भाई बच्चा है, बच्चा यहाँ पे भी बच्चा ही है, बच्चे के एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। क्वालिफाइड का मतलब बच्चा है, ठीक है, दिन में उसने जा रहे थे दुकान के सामने से, उसने चॉकलेट मानी, उसको दे दी जाएगी। लेकिन भाई रात को सब सो चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं, उठ के वो बोलता है मेरे को तो चॉकलेट दो तभी जाऊंगा, नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, रात के 2 बजे ये कर रहा है, तो बाप उठता है, उसके एक थप्पड़ मारता है, बस 100 साल है, और वो बच्चा सो जाता है। यानी भाई ऐसे तो उसको चॉकलेट दी जा रही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब वो बाकी लोगों को परेशानी उसकी वजह से खड़ी हो रही है और वो फालतू के काम करने लग गया, उसको जो प्यार दिया जा रहा था चॉकलेट का, उसको काम में लेके वो फालतू की डिमांड करने लग गया, तो उसके थप्पड़ी मार दिया जाता है और उसको चॉकलेट भी नहीं मिलती। तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड। समझ गए? तो यही फंडामेंटल राइट्स की बात है कि हाँ, राइट्स तुमको दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तुमको राइट्स हमने दिए हैं, किन राइट्स को काम में लेके तुम अपना जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कर सको, तुम्हारा स्टेट शोषण ना कर सके, स्टेट अपनी डिक्टेटरशिप तुम्हारे खिलाफ ना कर सके, इसलिए हमने तुमको राइट दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन राइट्स का तुम दुरुपयोग करो और उन दुरुपयोग की वजह से बाकी जो जनता है, तुम्हारे इस हाथ वाले और भी जनता जो देश की है, उसको परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि अगर जनता को तुम्हारे किसी काम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा तो हम तुमको फिर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स काम में लेने नहीं देंगे। ये क्वालिफाइड है, इन पे लिमिट है भैया, तो लिमिट में रह के काम में लोगे तो सही है, लिमिट से ऊपर जाओगे तो फिर तुमको लिमिट में लेके आया जाएगा। However, whether such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts. अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो लिमिट में लाने की चीज है, यानी कि मान लो स्टेट जो है, सरकार जो है, फंडामेंटल राइट्स के उपयोग पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब सरकार को अगर ये ऑप्शन दिया गया है
तो सरकार तो अपनी मनमर्जी से फिर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी और किसी को भी फंडामेंटल राइट काम में लेने नहीं देगी। जहां सरकार को लगा कि भाई हमारा काम करवाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, वो मन मर्जी से उसको रिस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगे, उस पर रोक लगाने लग जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे, मूल अधिकारों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही लगाई जा सकती है, यानी कि जो उचित हो, जो प्रतिबंध उचित हो। उचित का मतलब, जो उचित का मतलब उचित हो, और उचित क्या होगा वो डिसाइड करेगा कोर्ट, सरकार नहीं करेगी। सरकार अपने हिसाब से हर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। अगर सरकार ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा प्रतिबंध मूल अधिकारों पर लगाया जो कि रीजनेबल ना हो, जो उचित ना हो, तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है और सरकार को धमका भी सकता है, और फिर सरकार को आगे से कोर्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये बात यहां पे बताई गई। 10. They strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and the social control. तो मैंने जो बताया कि बच्चा जब चॉकलेट मांगता है, दिन में मांगता है, दुकान के सामने मांगता है, दे दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वालों को इससे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब रात को 2 बजे उठ के वो चिल्लाता है, पूरे घर की नींद हराम कर देता है, और लोगों को काम पे भी जाना है दिन में, चाचा चाची, माँ बाप, दादा दादी, काम पे भी जाना है, सुबह घर का काम भी करना है, बच्चों को, बाकी बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको स्कूल भी जाना है, सबका काम उसने खराब कर दिया एक आदमी ने। यानी एक आदमी पूरी की पूरी सोसाइटी, यानी वो तो बच्चा तो एक है और उसके पूरे परिवार को अगर हम सोसाइटी माने, तो उस एक आदमी की जिद की वजह से पूरी सोसाइटी के अधिकारों पे नुकसान पहुंच रहा है। तो अगर उसके अधिकार काम में लेना, यानी वो बोल रहा है मेरे को चॉकलेट खाने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को वो 2 बजे काम में ले रहा है, ऐसे टाइम पे काम में ले रहा है, और उसके अधिकार के काम में लेने की वजह से बाकी के अधिकारों पे चोट पहुंच रही है, तो उसके अधिकार उसको नहीं मिलेंगे। यानी कि सोसाइटी के अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर एक आदमी की वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा हो रहा है, एक आदमी की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उस एक आदमी के अधिकारों पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, उन बहुत सारे लोगों, यानी सोसाइटी के अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। यानी ये तो हो गए सोसाइटी के राइट, पूरे समाज के राइट, और ये हो गए किसी वन पर्सन के राइट। तो एक पर्सन के राइट के ऊपर हमेशा सोसाइटी के राइट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल, यानी आजादी तो हमने तुमको दे दी, लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम देश में एकदम केओस ला दो, एकदम एकदम ऐसे, मतलब हर कुछ कर रहा है, कोई मन में आ रही है वो, कोई कानून नहीं मान रहा कि भाई आज़ादी हमको, ऐसी आज़ादी भी हम देंगे नहीं। सोशल कंट्रोल, यानी कि सोसाइटी को कंट्रोल में रखने का जो काम है वो भी सरकार का है, और सरकार उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अधिकारों पर लगा सकती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार कहीं पे दंगा वंगा हो जाता है तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट बंद करना एक तरीके से आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख सकते हो ना कि भाई ये दंगा क्यों हो रहा है, ये काम क्यों किए जा रहे हैं, आप वो लिख सकते हो। लेकिन इंटरनेट बंद करने की वजह से आप वो सारे काम नहीं कर सक रहे हो, आप अपने दोस्तों को मैसेज नहीं भेज सक रहे हो, तो आपके आर्टिकल 19 में आएगा ये, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको रोका जा रहा है। तो आप तो कोर्ट में जाके बोलोगे कि साहब हमारे अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया गया, तो फिर कोर्ट को सरकार बोलेगी कि साहब दंगा हो रहा था और दंगे में ऐसे मैसेज ना फैले जिसकी वजह से दंगा ज्यादा फैले, तो हमने इंटरनेट को रोक दिया ताकि हम लोगों के मैसेज फैलने से रोक सके। तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया है। तो सरकार बोलेगी हाँ सही है, ये आपने एक सोसाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए, कि वहां पे हिंसा ना फैल जाए, पूरा का पूरा सिस्टम ही तबाह ना हो जाए, इसलिए आपने किन्हीं कुछ लोगों के जो है फंडामेंटल राइट पर रोक लगाई है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी। तो इस तरीके से कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है। All of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of the private individual. तो ये बोल रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट, सारे के सारे फंडामेंटल राइट स्टेट यानी सरकार के आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाने एक्शन यानी काम के विरुद्ध उपलब्ध है। मैंने बताया ना कि सरकार अपने हिसाब से, जिनके पास पावर है, वो अगर पावर में अंधे होकर हर कुछ कानून बनाने लग जाए, हर कोई काम करने लग जाए जो कि सामान्य जनता के, भारत की सामान्य जनता का शोषण करने लग जाए, तो उसके खिलाफ ये जो है फंडामेंटल राइट हमने दिए हैं, सरकार के खिलाफ दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी दिए हैं, यानी कि कोई दूसरा आदमी जो सरकारी पद पे नहीं है, जो नेता नहीं है, जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो एमएलए नहीं है, जो एमपी नहीं है, जो किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अगर प्राइवेट आदमी जो है वो भी अगर कोई ऐसे काम करता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट, आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो फिर हम उसके खिलाफ भी आपको कुछ अधिकार देंगे। कौन से अधिकार वो आएंगे आगे। तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी उपलब्ध है, ना कि ना पूरे के पूरे सरकार के खिलाफ ही नहीं, कुछ अधिकार ऐसे भी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी मिलते हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए नहीं है। Some of them are negative in character, that is, place limitation on the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the person. तो कुछ अधिकार देखो ऐसे दिए हुए हैं, अगर आगे जब पढ़ेंगे जब ये चीज ढंग से समझ में आएगी, कुछ अधिकार ऐसे दिए हुए हैं जो कि स्टेट का मतलब होता है सरकार, समझ जाना। स्टेट का मतलब मैं किसी स्टेट की, उस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, नहीं। स्टेट का मतलब पूरी भारत सरकार जो है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सब की बात कर रहा हूँ। स्टेट में सब आ गए, भारत सरकार भी आ गई, किसी राज्य की सरकार भी आ गई, पंचायत भी आ गई, ठीक है, हर चीज आ जाती है स्टेट में।
अभी स्टेट की हम डेफिनेशन भी देखेंगे। तो स्टेट से तुम ये समझ लो सरकारी पूरा तंत्र। तो ये जो सरकारी तंत्र है, ये जो स्टेट जो है, इसके कुछ अधिकार ऐसे हैं जो इसके पावर पे लिमिटेशन लगाते हैं, यानी वो नेगेटिव है, यानी इसको रोकते हैं, स्टेट को रोकते हैं कि लोगों का शोषण ना कर सके। तो उनको नेगेटिव राइट्स बोला जाता है। और कुछ ऐसे अधिकार भी है जो सामान्य जनता को कुछ अधिकार देते हैं, कुछ पावर देते हैं, सामान्य लोगों को कुछ पावर देते हैं, यानी वो पॉजिटिव, वो उनको कुछ दे रहे हैं, सामान्य लोगों को कुछ अधिकार दे रहे हैं। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो स्टेट पे रोक लगा रहे हैं, तो रोक लगाने वाले को नेगेटिव राइट्स बोला हमने, और जो लोगों को पावर दे रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव राइट्स बोला। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। 5वें नंबर पे देखते हैं, दे आर जस्टिसिएबल, अलाउिंग पर्सन टू मूव कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। तो जो फंडामेंटल राइट है ना, जस्टिसिबल मैं बता चुका हूं कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, उसको काम में लेने से किसी को रोका जाता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके बोल सकता है कि ये सरकार का ये तंत्र जो है मुझे मेरे फंडामेंटल राइट को काम में लेने से रोक रहा है, तो इसको देखो आप। और कोर्ट उसको उसके फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार दिलवाएगा। 6 नंबर का देखते हैं, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हेंस द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, सबसे बड़ा कोर्ट होता है भारत का। देखते हैं चलो, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे बहुत सारे कोर्ट आते हैं, लोअर कोर्ट लिख दूं। तो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है कि भाई लोअर कोर्ट से कोई अपील जाती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, लोअर कोर्ट ने किसी पे फैसला सुनाया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी अपील जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, और हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है और हाई कोर्ट बोलता है कि हाँ भाई ये मामला ऐसा जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता कोई, सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्ट हर काम के लिए नहीं जा सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट ऐसी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की जनता को दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको देखो कितना इंपॉर्टेंस दिया, कितना महत्व दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि भाई भारत के सामान्य लोगों कॉमन मैन, मैं तुमको इतना अधिकार दे रहा हूं कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई वॉयलेट करे, तुमको फंडामेंटल राइट लेने से, काम में लेने से कोई रोके, तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इतनी झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि साहब सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट हमें नहीं दिए जा रहे हैं, और तुम्हें सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जाने दिया जाता किसी को भी, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट कोई जाना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा बोला गया है इस लाइन में जो हमने पढ़ी है। 7 नंबर का देखते हैं, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय ऑर्डिनरी एक्ट। ये मैंने अभी स्टार्ट में बता दिया कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट से जो है एक मूल अधिकार हटा लिया गया, आर्टिकल नंबर 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था उसको हटा दिया गया। तो मैंने वहां पे बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि भाई संविधान में से मूल अधिकारों को हटाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 368 यानी 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन में आएगा। ठीक है, क्या होता है संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 में क्या क्या दिया हुआ हम आगे पढ़ेंगे आराम से। तो इसलिए ये बोल रहा है कि भाई हटा सकते हैं इनको, ये परमानेंट नहीं है, जो फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट नहीं है, इनको संविधान में संशोधन करके हटाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इनको रिमूव किया जा सकता है। बट मोरओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पिछली क्लासों में एक बात बताई थी कि केशवानंद भारती नाम का एक केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की एक कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी, और मैंने ये बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदूक ले ली है। मैंने उस क्लास में बताया था, अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो याद आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथियार अपने हाथ में ले लिया है जिससे वो अब सरकार के खिलाफ जब भी गोली चलाना चाहे चला सकता है, किसी भी सरकार के कानून को निरस्त कर सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को भी निरस्त कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि भाई जो तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके फंडामेंटल राइट को हटाना चाह रहे हो, यानी जनता के मूल अधिकारों को तुम संविधान संशोधन करके हटाना जो चाह रहे हो, अगर वो हमारे भारत के बेसिक स्ट्रक्चर पे चोट पहुंचाता है तो फिर हम उस अमेंडमेंट को हटा देंगे, हम उस अमेंडमेंट को निरस्त कर देंगे, नहीं हटेंगे अधिकार, ये रहेंगे यहीं पे, नहीं हटने देंगे हम। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताया था कि ये बेस जो है मेनली किस पे बेस्ड है कि भारत के संविधान को बनाते टाइम पे जो लोग बैठ के संविधान बना रहे थे उनके दिमाग में क्या सोच थी, वो कैसे ले जाना चाहते थे हमारे देश को, कहां ले जाना चाहते थे, क्या उनके दिमाग में सोच थी संविधान को बनाते टाइम। उस सोच को ध्यान में रख के संविधान में जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। हर बार हर केस में सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड करेगा कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। हम बेसिक स्ट्रक्चर भी पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अब ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सरकार मनमाने तरीके से संविधान में से फंडामेंटल राइट हटाना चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेके। अच्छा, आगे हम सारा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो भैया।
समझ में सारी चीजें आएगी, है ना। बस पढ़ते रहो लगातार। 8 नंबर का, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है वो भी आगे आएगा, है ना। तो अब ये समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कुछ मामलों में पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर सकती है। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, यानी आपातकाल जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करेगी बहुत बड़ी चीज होती है कि बहुत ज्यादा जब देश पे संकट हो उसी टाइम पे किया जाता है। जैसे मान लो किसी दूसरे देश का युद्ध हो रहा है हमारा, या फिर देश के अंदर बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए, हिंसा हो गई, लोग एक दूसरे को मारने लग गए। ऐसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित करती है। और जैसे ही इमरजेंसी घोषित करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो स्टेट को पावर दिए हुए हैं ना, स्टेट को पावर दिए हुए हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। और भारत में सिर्फ एक ही सरकार रह जाती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आज अगर मोदी जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, जो कि नहीं करेंगे वो, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो सारे के सारे पावर मोदी जी के पास आ जाएंगे। समझने के लिए मैं ये बताता हूँ, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था और सारे के सारे पावर उस टाइम की प्रधानमंत्री, क्योंकि इंदिरा गांधी थी, उनके पास आ गए थे। तो ये बोले कि भाई फंडामेंटल राइट ऐसे तो नहीं छीने जाएंगे किसी से भी, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी है तो फिर फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। छीनने का मतलब, सस्पेंड का मतलब कि जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे, कुछ फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें यह भी बोला है कि इमरजेंसी होने के बावजूद भी आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में और 21 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है ये नहीं छीना जाएगा किसी से भी, चाहे इमरजेंसी लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो। ये अधिकार तो लोगों को मिलते ही रहेंगे। ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट अधिकार है कि इनको इमरजेंसी में भी नहीं छीना जा सकता। इनमें कौन से अधिकार आते हैं आर्टिकल 20 में, 21 में आगे हम पढ़ेंगे और तुम पढ़ोगे जब तुमको पता चलेगा भाई सच में इंपॉर्टेंट है और ये देने क्यों जरूरी थे। इमरजेंसी के टाइम पे इनको क्यों बनाए रखा गया, ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया कि आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, चाहे देश में आपातकाल लग रहा हो चाहे देश में इमरजेंसी लग रही हो, यानी देश भाई लड़ाई चल रही है किसी के साथ में या फिर अंदर ही अंदर दंगे हो रहे हैं, उस टाइम पे भी ये अधिकार तो लोगों को मिलते रहेंगे। क्यों ऐसा प्रोविजन बनाया गया, जब हम ये अधिकार पढ़ेंगे तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारे खोपड़े में बैठ जाएगी। लेकिन अभी ये समझो कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं छीने जा सकते। बाकी सारे फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे छीने जा सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी लग रही हो। सस्पेंड का मतलब होता है कि जब तक इमरजेंसी है तब तक वो अधिकार नहीं मिलेंगे, जैसे इमरजेंसी हटेगी सभी को वो अधिकार फिर से मिलने लग जाएंगे। फर्दर, the 6 rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression, that is external emergency, and not on the grounds of armed rebellion, internal emergency। तो ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट जब हम 19 आर्टिकल नंबर 19 पढ़ेंगे ना, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, यानी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप जब भी लिख सकते हो, जब भी आपके मन में आ रही हो दुनिया को बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। ये एक आर्टिकल 19 में अधिकार दिया हुआ है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बोला कि आर्टिकल 19 के इस अधिकार को कि आप सब कुछ जो भी मन में आए वो बोल सकते हो, इसको तभी छीना जा सकता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब कि किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध चल रहा है, किसी दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया है, हम किसी दूसरे देश से लड़ रहे हैं, उस टाइम पे ही क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरे देश का युद्ध चल रहा है या फिर दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया है। लेकिन अगर हमारे खुद के देश में लोग लड़ रहे हैं आपस में, इंटरनल इमरजेंसी चल रही है, इंटरनल जो लड़ाई चल रही है, तो उस केस में आर्टिकल 19 का जो अधिकार है वो नहीं छीना जाएगा। इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं छीना जाएगा। अगर हमारा किसी दूसरे से युद्ध चल रहा है, दूसरे देश से, जैसे पाकिस्तान से हमारा युद्ध चालू हो गया या पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं छीनेंगे। क्यों छीन सकते हैं, क्यों नहीं छीनेंगे, ये हम देखेंगे आर्टिकल 19 से पढ़ेंगे। अभी तो ये ध्यान रखो कि ये चीज हमने पढ़ी है, ये एक मोटा मोटा हम देख रहे हैं ऊपर से ओवरव्यू। उसके बाद मेरे भाइयों 9 नंबर का देखते हैं। Their scope of operation is limited by Article 31A, saving of laws providing for acquisition of state, etc. Article 31B, validation of certain acts and regulation including in the night schedule, and Article 31C, saving of laws giving effect to certain directive principle। इस पैराग्राफ को छोड़ दो एक बार तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डीपीएसपी की बात की गई है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात की, इसके पीछे पूरी कहानी हमको एक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तब ये जाके समझ में आएगा। और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या होता है अभी तक वो भी हमने नहीं पढ़ा, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको हम लेंगे जब ये सारी चीजें हम पढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसे मान के चलो कि कुछ एक ऐसे कानून भारत सरकार ने बनाए थे कि वो देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी थे, और भारत सरकार चाहती थी कि इन कानूनों को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे थे जो इन कानूनों को अप्लाई करने में दिक्कत दे रहे थे, जो कि देश के विकास के लिए जरूरी थे। तो उन कानूनों को स्पेशल छूट दे दी कि भाई फंडामेंटल राइट अगर इनसे वॉयलेट हो भी रहे हैं, इन कानूनों से अगर फंडामेंटल राइट प्रभावित हो भी रहे हैं, तो भी ये कानून वैलिड रहेंगे, इनको जो कोर्ट है वो निरस्त नहीं करेगा। ऐसी कुछ छूट दी गई थी। आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें तो हमको समझ में आएगा, अभी इतना ही समझो तो वो अच्छा रहेगा।
10 नंबर का पढ़ते हैं। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 ये बोलता है कि जो हमारी मिलिट्री है, हमारी जो पुलिस फोर्स है, आर्म फोर्स है, जो हमारी देश की रक्षा करने वाली सारी फोर्सेस है, जो हमारी सीक्रेट सर्विसेज है, उनके लोगों के फंडामेंटल राइट सरकार चाहे तो कम कर सकती है या फिर छीन भी सकती है, क्योंकि भाई इनका काम ही ऐसा है। आर्म्ड फोर्सेस जो मिलिट्री में काम कर रहा है, उसको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि तेरे जो मन में आए तो व्हाट्सएप पे दुनिया को बता दे, क्योंकि उसको कई ऐसी इंफॉर्मेशन पता होती है जो देश के बारे में अति महत्वपूर्ण होती है। अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप पे बताने लगा, पाकिस्तान वालों को पता चल गया कि भाई इनकी मिलिट्री ये करने वाली है, इनकी मिलिट्री मतलब मान लो सेना कहीं से कहीं जा रही है, मूवमेंट हो रहा है सेना का, और सेना के जवान व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे खींच खींच के फोटो स्टेटस पे लगा रहे हैं कि गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, एंड पाकिस्तान को ये पता चल गया व्हाट्सएप पे देखे कि गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, तो पाकिस्तान ने बीच में कर दिया फ्लेयर, बम बम डाल दिया। तो ऐसे उनको अधिकार नहीं दिए हुए, उनके अधिकार छीने हुए कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इतने फंडामेंटल राइट हम नहीं देंगे ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी बनी रहे। तो आर्म फोर्सेज के किस किस के मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, पुलिस फोर्स के जवान, इंटेलिजेंस एजेंसी के जवान, एनालॉगस सर्विसेज जो रो हो गई अपनी, है ना, इन एजेंसी के जवान, इनके फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट चाहे तो कम कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, या फिर एब्रोगेट यानी कि हटा सकती है इनके अधिकार, इनको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है, तो अगर इनके अधिकार ये हटाए जाते हैं तो ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते, साहब हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो कोर्ट बोलेगा भाई देखो आर्टिकल 33 में लिखा हुआ है, आपको नहीं मिलेंगे, आप ऐसी सर्विस में काम कर रहे हो कि आपके अधिकारों को हटाना जरूरी है, इसलिए आपको ये नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। Their application can be restricted while martial law in force in any area. Martial law means military rule imposed under abnormal circumstances to restore order. Article 34. It is different from imposition of national emergency. देखो कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है भारत में जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा हिंसा भड़कती रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मतभेद चलता है, लोग लड़ते हैं आपस में, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ का मतलब वहाँ पे सेना उस छोटे से एरिया में पूरा काम सेना संभालती है, सरकार भी वहाँ की सेना ही चलाती है, कानून भी वहाँ का सेना ही देखती है। तो मार्शल लॉ उसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, यानी लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, ऐसी जगह कोई हो। तो ये बोल रहे हैं कि साहब जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी वहाँ पे इमरजेंसी है, वहाँ पे इमरजेंसी से भी बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी हालात है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होंगे। और मार्शल लॉ जो होता है वो इमरजेंसी से अलग होता है। मैंने इमरजेंसी तो अभी पहले बताई, वो अलग चीज़ है, मार्शल लॉ अलग चीज़ है। इमरजेंसी से भी भारी चीज़ अगर कुछ है ना, मतलब हालत बहुत खराब है, वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाए, सेना ही संभालेगी सब कुछ। अब तो वहाँ पे सेना संभालेगी, तो सेना अपने हिसाब से संभालेगी, सेना किसी के फंडामेंटल राइट वाइट फिर नहीं देखेगी, क्योंकि उसको जो है सिचुएशन को कंट्रोल करना है, और सिचुएशन को कंट्रोल करने में किसी को अधिकार नहीं दिए जाते, बल्कि सारे अधिकार सेना को दिए जाते हैं। सेना अपना काम करके उनको कंट्रोल कर सके और वो सारी सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो इसलिए जहाँ पे मार्शल लॉ लगा रहेगा, सैन्य शासन बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं रहेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, वहाँ पे जो मन में आया हटा सकती है सरकार। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब कि जिंदा रहने का अधिकार भी वहाँ से हटाया जा सकता है। सेना जिसको चाहे उसको मार भी सकती है, अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाती है कहीं पे कि हर कोई बंदूक लेके हर किसी को मार रहा है, तो सेना वहाँ पे किसी को चाहे उसको मार भी सकती है। राइट टू लाइफ भी वहाँ से हटाया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था ना, इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता, मार्शल लॉ में उनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इमरजेंसी से अलग चीज़ है मार्शल लॉ। 12 नंबर का देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल while few of them can be enforced on the basis of the law made by the parliament. Such a law can be made only by the parliament and not by state legislature, so that uniformity throughout the country is maintained. तो बोलता है बहुत सारे अधिकार तो ऐसे हैं जो खुद ही अपने आप ही लागू हो जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, लिख दिया संविधान में तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इन्फोर्स कराने के लिए जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी। कुछ ऐसे अधिकार है जिनको लोगों को दिलाने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी, और वो कानून सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि फंडामेंटल राइट के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में सिर्फ कानून पार्लियामेंट ही बना सकती है। स्टेट के जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभा है, राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया इस संबंध में। सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट के बारे में कोई कानून बनाना चाहे तो वही बना सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कोई कानून बनाना चाहे तो कौन बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, अभी भाई अगली जो है ये है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पार्ट 3 है उसके आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।
ऊपर इधर जो नंबर 1 लिखा हुआ रहा है उसको क्लिक करके नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें सब की सब वीडियो मैंने स्टार्ट से पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर रहा हूँ, सारी वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।